नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेले का विधिवत शुभारंभ किया। गुरुवार को जौलजीबी पहुंचे मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने जोरदार और भव्य तरीके से स्वागत किया। बाद में उन्होंने विधिवत रिबन काटकर इसका शुभारंभ करते हुए जौलजीबी मेले को भारत नेपाल की साझी संस्कृति का प्रतीक बताया और यह कहा कि यह मेला भारत नेपाल के रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। बाद में मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाएं करते हुए विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। विश्वास है कि पिथौरागढ़ से दिल्ली विमान सेवा शुरू होने के पश्चात, अभी मैं आ रहा था एसएसबी के लोगों से, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई अजय टमटा जी से, सबसे मैं यहाँ के लोगों से चर्चा कर रहा था कि कैसी फ्लाइट चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 42 सीटर ये विमान चला दिया है, इसमें लोग आ जा भी रहे कि नहीं रहे। तो मुझे बताया अभी इन्होंने, श्री गणेश भंडारी जी ने, ये पहले यात्री थे जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी। ये कह रहे हैं कि अभी तो टिकट ही नहीं मिल रहे हैं। हमारे एसएसबी के जो यहाँ के कमांडर हैं वह भी कह रहे थे कि मुझे जाना था, मैंने अपना टिकट जो है काफी दिन पहले बुक करवा लिया है, इसलिए मुझे तो मिल गया, 2 दिन बाद जा रहा हूं। कि प्रधानमंत्री जी का इस क्षेत्र से इतना जुड़ाव है। मैं जब भी उनसे मिलने गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि आदि कैलाश क्षेत्र में आने वालों की संख्या कितनी हो गई है, वहां पर किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, क्या और चुनौतियां वहां पर आ रही हैं। उनका ये जुड़ाव प्रदर्शित करता है कि चाहे वो हमारा आदि कैलाश क्षेत्र हो, चाहे वो बाबा केदार का स्थान हो, चाहे उत्तराखंड का कोई स्थान हो या देवभूमि उत्तराखंड हो, उनके हृदय में बसता है भाइयों बहनों। तो 72वें राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले के लिए गोचर मैदान को सजाया गया और मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने मिलकर भव्य आयोजन किया था। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और तमाम तरह की चीजें भी की गई थी। गौचर मेले के शुभारंभ समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने को लेकर खास प्लान तैयार किया है, जिस पर पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी सभी वर्गों को साधने के लिए चुनाव में खास रणनीति तैयार कर रही है। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंगलवार को केदारनाथ विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के सभी बड़े और दलित चेहरे मंच पर नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मंच पर ये लोग नजर आए। साथ ही बीजेपी के दलित विधायक भी मंच पर नजर आए, चाहे फिर विधायक खजानदास हो, शक्तिलाल शाह हो या दुर्गेश लाल। भाजपा विधायक दुर्गेश लाल का तो यह भी कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल को जनता का समर्थन मिलने जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के निमित्त जो केदारनाथ में जो ऐसी सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें केदारनाथ विधानसभा के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और यही नहीं कि आपके जैसे नगर पंचायत आपके क्षेत्र के और आपके जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़ करके भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी की
जो विकास की नीतियों को देख करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की विकास की नीतियों को देख करके, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो अवस्थापनाएं की जो योजनाएं थी, उनका जो यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी बस्तियां हैं उनके लिए जो उसकी घोषणाएं की गई और कई कार्य जो धरातल पे काम हुए हैं, पहले भी हुए, और इन तमाम चीजों को देख करके लोगों में एक उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है। और मुझे लगता है कि कल का जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो सम्मेलन था, जो केदारनाथ विधानसभा में हुआ था, ये एक तरीके अपने आप में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वोट करेंगे। और यहाँ से जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं, एक तरफा ही भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। आप मुझे बताइए, देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति को आरक्षण देने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? अगर कांग्रेस दलित विरोधी होती तो फिर आरक्षण क्यों देती? आप बताइए, सरकार बताए कि आपने दलितों के उत्थान के लिए क्या काम किया है, आपने जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या काम किया है? अरे कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूते न भविष्यत, और जो रिजर्वेशन है चाहे अनुसूचित जाति का, जनजाति का, ये मील का पत्थर है और ये कांग्रेस ने दिया है, और अनुसूचित जाति और कांग्रेस के लोगों का चोली दामन का साथ है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। तो केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार को लेकर पूरी तरीके से जोर आजमाइश की कोशिश लगातार जारी है, और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने यह दावा किया है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की भारी मतों से जीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने क्षेत्र के विकास को लेकर अब महिलाओं के हितों को लेकर कोई विशेष प्रयास नहीं किए। इसके साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते लोगों को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। चुनाव कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी के कुशासन से लोग परेशान हैं। केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा को जिस तरीके से बीजेपी ने बर्बाद किया है पिछले 2-3 सालों में, उससे वहां का व्यापार घटा है और लोगों में खासी नाराजगी उस बात को लेकर है। अस्पताल और स्कूलों की हालात ठीक नहीं है, कंडी डंडी वाले परेशान हैं, घोड़े खच्चर वाले परेशान हैं, जिन्होंने गौरीकुंड से लेकर ऊपर तक दुकानें जो छोटे लोग लगाते थे उन सबको बहुत नुकसान हुआ है। उनको 5,900 रुपए की पर्ची पहले काटी गई और 10,000 रुपए के चालान फॉरेस्ट ने उनके काटने का काम किया है, जो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इन सब चीजों को लेकर वहां नाराजगी है। दूसरी जो सबसे बड़ी नाराजगी है बीजेपी के महिला कार्ड को लेकर, जिस आशा नौटियाल को टिकट दिया गया है वो बीजेपी के महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं और पिछले जब से वो अध्यक्ष बनी है लगातार महिला अपराध पर मौन लेके बैठी हैं। तो वही राज्य में यानी उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर ठोस पहल करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें आपको यह भी कि उत्तराखंड में अब जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा और जिसके तहत बाहरी लोगों द्वारा प्रदेश में जमीनों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगेगा। इस मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही सख्त भू कानून लागू हो जाने के बाद जिनका उद्देश्य ठीक नहीं है ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाएगा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने यह कहा कि सख्त भू कानून की बात अलग है, लेकिन जो लोग यहां पर सकारात्मक रुख और लोगों को रोजगार देने के लिए इस उद्देश्य से आ रहे हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन इसके साथ ही जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की पहले जांच होनी चाहिए। कि हमारा जो उत्तराखंड है वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूबसूरत है। यहाँ की सुंदर वादियों की आप बात करें, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से बात करें, यहाँ के लोगों के ईमानदारी की बात करें तो ये हमारा उत्तराखंड सभी को आकर्षित करता है। लेकिन
जो हमारे यहाँ बाहर के लोग आने का, जिस तरह से आपने कहा कि वो आगे फार्म हाउस बनाएंगे, ये सब करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत जल्द एक सख्त भू कानून ला रहे हैं। उस दायरे में जो भी आएगा उसका स्वागत है, और जो खाली इसलिए आएगा कि यहाँ पे मौज मस्ती करने या उस प्रकार का गलत करते करने, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी हमारी सरकार उसके लिए, अपने कानून हमारे हैं उसके लिए कानून काम करेगा। लेकिन जो बहुत जल्दी जब सख्त भू कानून आएगा तो उसी दायरे में सभी को उसको पालन भी करना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। इस पर भू कानून पे चर्चा होगी, यह अलग विषय है। हाँ, ये बात जरूर है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो सभी लोग अपराधी नहीं हैं। कुछ लोग हमारे व्यापार में, हमारे राज्य की उन्नति में लाभ भी पहुंचा रहे हैं, तो उन सबको एक साथ रख के नहीं देखा जा सकता। हाँ, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड खराब है, उन लोगों को यहाँ भूमि खरीदने के या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। भूमि खरीदने से पहले बाहर वाले लोगों का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी चेक होना चाहिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में कुंभ 2025 को लेकर होने वाली मीटिंग में हुए हंगामे के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी ने मीटिंग के दौरान हुए हंगामे और उसके बाद कुंभ पर पड़ने वाले इस हंगामे को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान से। सुनिए। तरह से बैठक होने जा रही थी और उसके बाद जिस तरह से अखाड़ों के बीच हंगामा हुआ, उसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पहली बार हरिद्वार पहुंचे हैं। और क्या पूरी बैठक में रहा और क्या वो वाकया रहा वहां पर, जो इस तरह की घटना सामने देखने को मिली, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। पहला ये सवाल कि जिस तरह से बैठक कुंभ को लेकर वहां पर होनी थी, काफी चर्चाएं होनी थी, लेकिन अचानक से कुछ समीकरण बदले और कुछ बहुत हंगामा वहां हुआ। क्या स्थिति थी और क्या क्यों स्थिति हुई? देखिए, जब कभी आप लोगों का हंगामा होता है वो कभी समाचार नहीं बनता है। कई साधु संतों की कोई मामूली सी बात होती है, उसका हंगामा हो जाता है। क्योंकि जो भी समाज है, समाज हमसे अच्छे विचारों की आशा रखता है, उम्मीद रखता है, अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, संत भी आपे से बाहर आ जाते हैं। तो हमारे महाराज श्री जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ, वो थोड़ा सा आपे से बाहर आ गए थे और गर्मी का भी समय था। सुबह से सभी संत लोग जमीन के उसमें लगे हुए थे कि हमें आज जमीन मिलनी है, सभी परेशान थे। तो वहां अचानक ऐसा कुछ हो गया, महाराज श्री के मुंह से कुछ टंग स्लिप, कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए जो अच्छे नहीं थे। और हमारे जूना अखाड़े के सभापति महाराज भी थोड़ा सा आपे में आ गए, वाद विवाद बढ़ गया। तो देखिए, जब आप देखते जो कुंभ का मेला है, जब भी कुंभ होता है वहां मंथन होता है, समुद्र का मंथन होता है, देवदानों में युद्ध होता है। तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े आज की प्रथा नहीं है, परंपरा से चलते आए हैं। इन चीजों को इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। हम भी व्यक्ति है, हम भी आप जैसे आपके भाई है, समाज से ही हम लोग भी आते हैं। हम कोई प्रकट नहीं हुए हैं। जो आप में आप गंभीर है, हम भी गंभीर है, आप गंभीर नहीं है, हमारे यहाँ भी गंभीरता नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ इन चीजों को इतना प्रचार प्रसार करना उचित नहीं है। कहीं हमारे चंदू ने हमारे खिलाफ बहुत कुछ लिखा। तो गुरु जी, क्या ऐसा देखने को भी मिल सकता है कि जिस तरह से हरिद्वार जो कुंभ था 98 का, उसमें आमने सामने की लड़ाई हुई और अब ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत में ही इस तरह की घटना देखने को मिलती है, तो क्या उस ओर तो नहीं जा रहा है कुंभ 2025? देखिए, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। जो संतों का वाद विवाद हो जाता है, मैं मानता हूं हो जाता है, परंतु वो ज्यादा दिन नहीं रहता है। तो महंत रविंद्र पुरी से खास बातचीत सुन रहे थे आप। करेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और आपको बता दें कि 15 नवंबर यानी कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। बता दें आपको यह भी कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर पूरा मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है।
कल के स्नान को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी पूरी तरह से लगा दी गई है और आज शाम को 4 बजे से ड्यूटी खड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि आरती के टाइम पे जितने भी श्रद्धालु होंगे वो आरती अटेंड करने की करते हैं, जो देखा गया है। तो 4 बजे ड्यूटी हमारी खड़ी हो जाएगी। ट्रैफिक का प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है और जो ड्यूटी है उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है कि ट्रैफिक कैसे मूवमेंट होगा और कब कहां से डाइवर्ट करना है, और भीड़भाड़ की स्थिति को देखते हुए इसमें डिसीजन लिया जाएगा। कितने जोन, कितने सेक्टर? इसको बाहर से भी हमारी ड्यूटी मिली है और जो सीओज हैं उनको लगाया गया। हमारे सीनियर सुजीत पवार साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके देख रेख में ही ये मेले का संचालन किया जाएगा, जिनको यहाँ पे उनके पर्यवेक्षण में ही इसको करेंगे। एसएसपी साहब हमारे हैं और सुजीत पवार साहब, जिनके पर्यवेक्षण में ये ड्यूटी लगाई गई है और मेला। तो बद्रीनाथ में चुनाव के बाद अब सबकी नजर केदारनाथ विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए केदारनाथ उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, तो कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से वापस करना चाहती है, यानी वापस आना चाहती है। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अब राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। यह रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव बड़ा रोचक होने चला है, क्योंकि इस चुनाव के अंतिम चरण में जब प्रचार प्रसार के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो फिर ऐसे में नया तड़का नेताओं की बयानबाजी से लचका हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां बाबा केदार को लेकर सौगंध खाने का काम किया, तो अब कांग्रेस ने भी पलटवार करने का काम किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने गंगा जल हाथ में लेकर कहा कि उनके द्वारा कोई अनैतिक कार्य या फिर जो मंदिर निर्माण की बात मुंबई में की जा रही थी वो नहीं किया गया है। ऐसे में अगर भाजपा की सरकार सच्ची है तो फिर उन्हें भी गंगा जल की सौगंध खानी चाहिए, क्योंकि गंगा जल से बड़ा या गंगा से बड़ी कोई अदालत नहीं है और इसी पर सारा इंसाफ होगा। लेकिन जिस प्रकार से नेताओं की बयानबाजी चल रही है, तो ऐसे में भाजपा के नेता ही भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने इसे एक बड़ी गलती के रूप में स्वीकारा है, जो दिल्ली में मंदिर निर्माण केदारनाथ धाम के नाम पर हो रहा था। साथ ही ये कहा जा सकता है कि अब जनता को भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों पर रोजा करके अपना वोट कास्ट करना है, जो 20 नवंबर को इस उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता किस आधार पर अपना वोट देती है और किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम करती है। कैमरामैन अश्विन के साथ अभय केंद्रा, इंडिया वाइज, देहरादून। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड फ्री देवभूमि अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है। क्या वो निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने, ये रिपोर्ट में देखिए। पुष्कर सिंह धामी का जहां एक और सपना है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं एसटीएफ लगातार नशा तस्करों पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी कई इसी तरह के इसमें की जो है पुलिस एसटीएफ ने गिरफ्तार किए थे और जिनके पास से लाखों रुपए की जो स्मैक है वो बरामद की थी। वहीं आज उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि जहाँ पर लगभग 80 लाख रुपए की जो स्मैक है वो एक व्यक्ति से पकड़ी गई है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। और लगातार इसी तरीके से एसटीएफ लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आगे भी इसी तरीके से लगातार कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि जो एसएसपी हैं एसटीएफ के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो तस्कर हैं उनकी निगरानी की जा रही है और ऐसे तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। कहीं ना कहीं एसटीएफ नशा तस्करों की जो कुंडली है उसको तलाशती हुई नजर आ रही है और जो तार उनके जुड़े हुए हैं विदेशों से या फिर कहा जाए अन्य राज्यों से, उसको भी कहीं ना कहीं कंगालने की कोशिश एसटीएफ के द्वारा की जा रही है और जल्दी ऐसे जो तस्कर हैं उनको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है, उस ओर कहीं ना कहीं एसटीएफ भी कार्य करती हुई नजर आ रही है। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां अमेरिका की सैमरिटन फिट संस्था की ओर से रामनगर विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज ढेला और पटरानी विद्यालय के 450 से अधिक बच्चों को उनके पैर धुलाकर जूते पहनाए गए। आपको बता दें कि अमेरिका से आई संस्था के पदाधिकारी डगलस जेम्स क्लाकर्स ने बताया कि संस्था की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी मैनी ओहोनमे और उनकी पत्नी ने की है, जिनका जन्म नाइजीरिया के गरीब परिवार में हुआ था। साल की
9 साल की उम्र में पहली बार एक प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें एक जोड़ी जूते मिले थे। जूते देते समय संस्था के पदाधिकारियों ने बच्चों के पैर धोने के साथ साथ बच्चों से उनके सपनों और जीवन के बारे में बातचीत करके चर्चा भी की। अमेरिकन फीड संस्था द्वारा आज ढेला और पटरानी के 450 से अधिक स्कूली बच्चों को जूते प्रदान किए गए हैं। यह मूलतः अमेरिका की संस्था है, एक स्वयंसेवी संस्था है और जाने माने नाइजीरिया के विश्वविख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी ओमिन हेने के द्वारा इसको बनाया गया। बचपन में जब वो बहुत गरीब परिवार से थे, उनके पास पहनने को जूते नहीं थे, तो एक स्वयंसेवी संस्था ने उनको जूते दिए और उनका जीवन बदल गया। तो वे हर साल बच्चों को जूते प्रदान करते हैं और अब तक उनकी। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।